कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिसके निमित्त हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और पूरी दुनिया जिस बीमारी से त्राहि त्राहि कर रही है उससे हमारा देश भी जूझ रहा है। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी कभी रुकती नहीं और हमारी जो स्पिरिट है, हमारे विश्वविद्यालय की जो स्पिरिट है, हमारे राज्य और हमारे देश की जो स्पिरिट है, वह यह दिखा रही है कि हम रुकने वालों में से नहीं हैं। और हमने अपने तरीके से अपने वैविध्य और विविधता के अनुरूप हमने अब अपनी मास्क भी बना ली है। आरंभ में नीला और सफ़ेद रंग का मास्क होता था जो हम सभी लगाकर घूम रहे थे, लेकिन ज्यों-ज्यों हमें लगा कि ये न्यू नॉर्मल होने जा रहा है, क्यों हमने रंग बिरंगे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का प्रतिनिधित्व और प्रतीकात्मक रूप व्यक्त करने वाले मास्क हमने पहन लिए हैं। और चूंकि आप सबने मास्क पहने हुए हैं, इसलिए मैंने अपने मास्क को उतारने का खतरा उठाया है। यह दिन यूं तो 14 सितंबर को मनाया जाता है और किन्हीं कारणों से और एक सप्ताह के अंतर्गत हम इसे आज मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इस दिन का बहुत व्यापक महत्व है। जितना महत्व 14 सितंबर का है, उतना ही महत्व आज के 11 सितंबर का भी है। इसलिए इस 11 सितंबर के महत्व को भी हमें ध्यान में रखकर बात आगे शुरू करनी चाहिए। और वो यह कि 1893 को 11 सितंबर के ही दिन शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ा संदेश दुनिया को दिया था और जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय सभ्यता का परचम पूरी दुनिया में लहराया था। वैसे यह दुनिया इतने हादसों से गुजरी है कि एक हादसे को हम 9/11 के रूप में भी जानते हैं और दुनिया को सजग, सचेत और मानवीय मूल्यों के प्रति ज़्यादा केंद्रित और समर्पित करने के लिए इस हादसे को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे हादसे, इसके जख्म कभी भरते नहीं और ये जख्म किसी एक क्षेत्र, एक स्थान, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म के नहीं होते, बल्कि पूरी मानवता के लिए होते हैं। इसलिए इस दिन को भी याद रखना चाहिए। 14 सितंबर या जिसको हम हिंदी दिवस कहते हैं, मैं अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक इस बात को कहता आया हूँ और 2012 से लगातार निरंतर हिंदी सप्ताह के इस विश्वविद्यालय के आयोजन में इस बात को हमने बार बार रेखांकित किया है और उसे बार बार दोहराने की भी आवश्यकता होती है कि यह मात्र हिंदी दिवस नहीं है। यह बहुत व्यापक अर्थों में इस दिवस की महत्ता है जिस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। यह वास्तव में भारतीय भाषाओं का दिवस है। संविधान में जो प्रावधान किए गए वह केवल हिंदी के लिए नहीं थे, बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं के लिए प्रावधान किया गया था कि भारत की भाषाओं के रूप में यह प्रमुख भाषाएं हैं जो देश की अन्यान्य भाषाओं की प्रतिनिधि के तौर पर स्वीकृत की जा सकती हैं। और इस तरह से जो एक 8वीं अनुसूची निर्मित हुई, जिसमें आज 22 भाषाओं का समावेश है, इन 22 में से 8 को छोड़ दिया जाए, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली, संस्कृत, संथाली और सिंधी, तो बाकी बची हुई 14 भाषाएं जो अलग अलग राज्यों की राजभाषा के रूप में व्यवहृत हैं, स्वीकृत हैं, उनका भी यह दिवस है, क्योंकि संविधान के उसी प्रावधान के अंतर्गत उन्हें अपने राज्य की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ और इस तरह से गुजरात की राजभाषा के रूप में गुजराती का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो निश्चित रूप से यह भारतीय भाषाओं का दिवस है और साथ ही साथ राज्यों की राजभाषाओं का भी दिवस है। ये और बात है कि राज्यों की राजभाषा का दिवस
मनाने के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। हाँ, उनके अपने भाषा दिवस अलग अलग हैं। यह मूल रूप से, मुख्य रूप से यह संघ की राजभाषा हिंदी का दिवस है। इसे बहुत ध्यान में रखकर बातचीत की जानी चाहिए कि यह भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को जो स्वीकार्यता मिली, हिंदी को जो मान्यता मिली, हिंदी को जो दायित्व सौंपा गया और हिंदी अपनाने के लिए जो हमारे देश के कर्णधारों ने हिंदी की ऐतिहासिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए, हिंदी के भौगोलिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो जिम्मेदारी के योग्य हिंदी को सौंपा, जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी के भाव को स्मरण करने, संकल्प लेने और निरंतर उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए कार्य करने की योजना निर्मित करने के रूप में इस दिन का महत्व मैं देखता हूँ। और इस दिन के निमित्त जो विषय मुझे दिया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो विषय है नई शिक्षा नीति और हिंदी। मित्रों, जो नई शिक्षा नीति का हिंदी और अंग्रेजी का दस्तावेज मुझे प्राप्त हुआ है और अधिकांश लोग जिसका अध्ययन कर रहे हैं, मैंने उसके अंग्रेजी प्रारूप पर कंट्रोल फाइंड करके हिंदी लिखा और उस पूरे दस्तावेज में केवल एक स्थान पर हिंदी का उल्लेख मिलता है। केवल एक स्थान पर हिंदी का उल्लेख मिलता है। और इसको अगर टिप्पणी आप माने तो मुझे खुशी होगी कि राजभाषा हिंदी के रूप में जो इस दस्तावेज की दूसरी प्रति हिंदी में प्राप्त होती है, उस पर आज तक प्रमोद जी ध्यान देंगे, कंट्रोल फाइंड काम ही नहीं करती। यानी अगर हम हिंदी लिख के देवनागरी में हिंदी टाइप करके सर्च कर लें, हिंदी शब्द को फाइंड करें, तो उस पूरे ड्राफ्ट में आप पहचान नहीं सकते। लेकिन वहां पर भी अध्याय 6 के 5वें अध्याय में हिंदी का जिक्र किया गया है। और यह जिक्र जो हुआ है, यह लगता है ऐसे जैसे अनवधानता में कर दिया गया। ध्यान दीजिए, अनवधानता में कर दिया गया। फिर भी यह बात समझ से परे है कि इस देश में पता नहीं क्यों नई शिक्षा नीति के नाम पर हिंदी को थोपने के एक काल्पनिक आधार को निर्मित करके विरोध की आवाजें सुनने को मिल रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह आज का सच भी है। पूरी संकल्पना में जो बार बार जिन शब्दों का जिक्र हुआ है, वहां पर मातृभाषा है, घर की भाषा है, स्थानीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है और भारतीय भाषा है। और घर की भाषा के बारे में तो क्या ही कहना कि अगर पति दक्षिण का है, पत्नी उत्तर की है, या पति उत्तर का है और पत्नी दक्षिण की है, तो घर की भाषा बच्चे की क्या होगी, यह सहज अनुमन्य है। फिर भी इस विषय का दायरा जो मुझे निर्धारित किया गया है, यह बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और शायद यही सोच करके नई शिक्षा नीति और हिंदी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि है। यह हिंदी भारतीय भाषा परंपरा की उत्तराधिकारिणी है। यह हिंदी इस देश के बहुत बड़े हिस्से की संपर्क भाषा भी है, संघ की राजभाषा भी है, और इस देश के लोगों की संवेदना की भाषा, यह आंदोलनों की भाषा रही है। वह अकारण नहीं है कि जब इस देश में भक्ति का आंदोलन चला तो समस्त भारतीय क्षेत्र में अलग अलग भाषा भाषी जो हमारे संत हुए, उन्होंने अपनी भाषा में रचना करने के साथ हिंदी या तत्कालीन हिंदी में भी अपने पद रचे। ये बहुत बड़ी हिंदी को मिल रही सांस्कृतिक स्वीकृति थी। इस स्वीकृति को हमें याद रखना चाहिए। जब हम देश के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो यह आज़ादी की लड़ाई की भाषा भी थी। भगत सिंह पंजाब से और चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश से, सुखदेव राजगुरु अलग अलग स्थानों से जिस भाषा में संपर्क कर रहे थे, वह भाषा हिंदी थी। यह हिंदी जो
19वीं सदी के औपनिवेशिक कालीन भारत की जरूरतों की कोख से जन्मी और उठ खड़ी हुई भाषा है, जिसने इस देश में हमेशा परिवर्तन का, इस देश को बेहतर बनाने के आंदोलनों की भाषा के रूप में काम किया है। आज 21वीं सदी में जब नव साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है, इस हिंदी को सबसे अधिक बचाए रखने की जरूरत है, इसको समृद्ध करने की जरूरत है, क्योंकि अगली लड़ाई अगर इस देश को बचाने के लिए हमें फिर से लड़नी पड़ी तो उस लड़ाई की भाषा हिंदी होगी। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि यही हिंदी की परंपरा है। अब बात नई शिक्षा नीति का। नई शिक्षा नीति इस देश में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस नई शिक्षा नीति की जो नई बात है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और वह है इसका विजन डॉक्यूमेंट। यह शिक्षा नीति किस उद्देश्य को लेकर इस देश को समर्पित की गई है, उस पर गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करती है, और भारतीय मूल्यों की कोई भी बात बिना भारतीय भाषा पर बात किए पूरी नहीं हो सकती। यह भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बनाने के संकल्प से उद्भूत हुई है। यह छात्रों में विचार, व्यवहार, बुद्धि, आचरण, ज्ञान, कौशल के स्तर पर भारतीय होने का गर्व करने के लिए भारत देश को समर्पित की गई है। साथ ही संवैधानिक मूल्यों, दायित्वों के निर्वहन के प्रति सजग, मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील विश्व नागरिक के निर्माण के लिए इस नई शिक्षा नीति को प्रस्तावित किया गया है। ये इतनी बड़ी संकल्पना के साथ आई हुई इस नई शिक्षा नीति पर हम जब विचार करते हैं, भाषा के संदर्भ में विचार करते हैं, तो कई महत्वपूर्ण आधार सिद्धांत जो इस नीति में उल्लिखित हैं उस पर भी मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा। वैसे सामान्यतः हिंदी दिवस के भाषणों में बड़ी शेर व शायरी और कविताओं का माहौल होता है और मेरे पास उसका पर्याप्त खजाना है, लेकिन चूंकि यह मामला थोड़ा सा सैद्धांतिक है, इसलिए जो विधान किया गया है उस पर भी ध्यान ले जाना बहुत जरूरी है। और जो उसके आधार सिद्धांत हैं वह पहला प्रश्न है, और खास करके मैंने उन्हीं आधार सिद्धांतों को चुना है जिसका सीधा संबंध भाषा से है, भारतीय भाषा से है। विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, प्रतिष्ठा और विकास। मेरी क्षमता, आपकी क्षमता की पहली पहचान आपकी और मेरी भाषा से ही संभव होगी। लचीलापन, बहुविषयकता, कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, तमाम जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और जो हमारे ट्रेडिशनल कला, वाणिज्य और विज्ञान की शाखाएं हैं, इनमें जैसी कंपार्टमेंट की व्यवस्था थी कि इस वाला कंपार्टमेंट वाला उसमें नहीं जा सकता, लेकिन अब तो ट्रेनों में भी ये संभव हो गया है कि सेकंड क्लास वाला भी एसी के कोच तक जा सकता है। तो बीच में जो एक रास्ता खुल गया है, लगभग वैसा ही रास्ता हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में खोलने के लिए बहुविषयकता, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के इसमें प्रावधान किए गए हैं। अवधारणात्मक समझ पर जोर, और अवधारणात्मक समझ पर जोर तभी होगा, अवधारणाएं हमें तभी समझ में आती हैं जब वो हमारी भाषा में हमारे समक्ष प्रस्तुत की जाए। यह जो हमारी भाषा में जो बातें आएंगी, जितनी सरलता, जितनी आसानी से हम या हमारे विद्यार्थी सीख पाते हैं, उतना एक दूसरी भाषा के साथ संभव नहीं हो पाता, कठिन तो अवश्य होता है। नैतिक, मानवीय, संवैधानिक मूल्यों के प्रति सजगता, बहुभाषिकता, भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, जीवन कौशल, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो जीवन कौशल है इसके साथ भाषा का कौशल भी विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। हम सब यह भूल जाते हैं कि यह जो भाषा कौशल है यह भी लाखों लोगों को रोजगार देता है, और इसकी इकोनॉमी भी अरबों खरबों में है, लेकिन इसका कोई संगठित रूप से अध्ययन नहीं हुआ है, कम होता है।
लेकिन किसी और समय पर इस पर डेटा जो उपलब्ध है उस पर बात की जाए तो पता चलेगा कि ये जो भाषा कौशल के निर्माण के क्षेत्र में हम लोग काफी अभी पिछड़े हुए हैं, और भारतीय भाषाओं के लोग तो विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं, और इस कारण से उनकी भाषा और उनके विषय की जो रोजगारोन्मुखता है वह भी प्रभावित हुई है। साथ ही साथ भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपराओं, समृद्ध विरासत, प्रेरणा और प्रोत्साहन लेने की बात की। डॉक्यूमेंट में बार बार जिक्र आया है कि हम तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, उज्जैनी के जो हमारे संस्थान थे और उस समय जो गौरव हमें विश्व गुरु का प्राप्त हुआ था, उस गौरव को हम कैसे पुनः हासिल करें, इसके लिए हमारे वीर निर्माताओं ने, विद्वानों ने, जिन लोगों ने मिलकर इसका मसौदा प्रारूप बनाया, माननीय प्रधानमंत्री ने जिसने इसे स्वीकृत किया, सबकी संकल्पना यही है कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हो जो भारतीय मूल्यों पर आधारित हो। इसमें कुल 27 अध्याय हैं, लेकिन भाषा के संदर्भ में मूलतः 3 अध्यायों में विशेष जिक्र आया है। अध्याय 4, अध्याय 11 और अध्याय 22। थोड़ी बहुत बातें दूसरे अध्यायों में भी कही गई हैं, और पूरे डॉक्यूमेंट को मैं बहुत संक्षेप में भाषा के संदर्भ में जब इसे मैं समेकित कर रहा हूं, तो जैसा मैंने कहा कि कक्षा 5 बेहतर हो कि ग्रेड 8, कक्षा 8 तक घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय लोगों की भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना, यह नीति प्रस्तावित करती है। और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जो संस्थान कार्यरत हैं, उनको इसे अनुपालन करने के लिए तैयार किया जाना है। साथ ही घरेलू भाषाओं, मातृभाषाओं में पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री का निर्माण, और जब तक निर्माण नहीं हो जाता तो जो निकट की भाषा है उसमें पाठ्य सामग्री उपलब्ध अवश्य हो, लेकिन एक प्रावधान जो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि यही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह यह कि पाठ्य सामग्री भले निकट की भाषा में हो, लेकिन जो बच्चों के साथ संवाद की भाषा हो, वह जहां तक संभव हो वह उनके घर की भाषा हो, उनके स्थानीय क्षेत्र की भाषा हो। साथ ही साथ बहुभाषिकता के लाभों को स्थान स्थान पर यहाँ गिनाया गया है, और मैं समझता हूँ उसमें जो हमारे हित के लिए हिंदी या भारतीय भाषाओं के लोगों के हित की बात है वो ये कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं, उन 22 भाषाओं के शिक्षकों का निर्माण करना। शिक्षकों की जरूरत पर स्थान स्थान पर बहुत सी बातें कही गई हैं, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि शिक्षकों से केवल शिक्षा से संबंधित कार्य ही कराए जाएं। ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। अन्यथा हम देखते हैं कि हमारे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक कितनी तरह के दूसरे कामों में हमेशा वो जुटाए गए होते हैं। साथ ही त्रिभाषा फार्मूला जो बहुत पहले से चला आ रहा है, उसे प्रोत्साहित करने, उसे निरंतर लागू करने का जोर इस नीति में व्यक्त किया गया है, और इस त्रिभाषा फार्मूले की मासूमियत और इस त्रिभाषा फार्मूले का खतरा, त्रिभाषा फार्मूले को अपनाने की जरूरत और त्रिभाषा फार्मूला को न अपनाने के लिए रास्ता निकालने की जो चोर रास्ता निकालने की जो कई बार कोशिशें होती हैं, उसको लेकर के बहुत सावधानी नहीं दर्शाई गई है। यह लचीलापन जो है वह इसमें झलकता है। त्रिभाषा फार्मूले को जारी रखा जाएगा, और राज्यों से ये उम्मीद की गई है कि वह एक दूसरे राज्य के साथ द्विपक्षीय समझौते के रूप में अपने राज्य में दूसरी भाषा के शिक्षक और अपने राज्य के अपनी भाषा के शिक्षक को दूसरे राज्य के स्कूलों में आपके राज्य की भाषा को पढ़ाने के लिए वे द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं। इस तरह से भारतीय भाषा, किसी भी एक भारतीय भाषा का साहित्यिक स्तर का ज्ञान माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक अनिवार्य कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी एक भाषा का कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन आपको
माध्यमिक शिक्षा के अंत यानी कक्षा 12वीं तक प्राप्त कर लेना है। इसमें एक प्रावधान यह भी है कि जो 3 भाषा का फार्मूला है उसमें कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए, और फिर वो लचीलापन दर्शाता है कि उसमें से 2 न सही तो 1 भारतीय भाषा अवश्य होनी चाहिए। साथ ही द्विभाषी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, गणित, विज्ञान आदि पुस्तकों को घर की भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी में निर्मित करने की व्यवस्था पर चर्चा यहाँ पर की गई है। बहुत